नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई, पांचवा वॉल्यूम आज आपका समाप्त हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम समाप्त करेंगे कारपोरेट गवर्नेंस, जिसको हम जो है कारपोरेट शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका जीएस फोर्थ पेपर में इथिक्स में पूछना ही पूछना है। यहाँ से 100% पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अपने एग्जाम्पल सेट करेंगे। एग्जाम्पल तो मैं खैर दूंगा ही। तो सवाल ये है कि ये जो कारपोरेट शासन व्यवस्था है होता क्या है। मेरे भाई, कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसके संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिन सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? कारपोरेट शासन व्यवस्था कहा जाता है। खैर, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इसी प्रकार हम लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जिस प्रकार से ड्राफ्टिंग की जा रही है, कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, ये आपके जो है एग्जाम के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा खासा नंबर आपको गेन कराएगा। ठीक है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहा है कि कारपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत व निर्देश आदि आते हैं, जिसमें अनिवार्यतया नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ए नाम की कंपनी है, इसका संचालन करना है, नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है, तो इसके संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन के लिए एक नियम, प्रक्रिया और सिद्धांत अपनाए जाते हैं। और उस नियम, प्रक्रिया और सिद्धांत में इथिकल वैल्यू भी शामिल होती हैं। उसको क्या कहा जाता है? कारपोरेट शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब सुनना जरा, थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर हम कहें कि कारपोरेट शासन व्यवस्था का अर्थ क्या हो सकता है, तो कारपोरेट शासन व्यवस्था का अर्थ किसी कंपनी का संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन किन सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इसके संचालन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रबंधक, शेयरधारक और हितधारक इत्यादि लोग शामिल होते हैं। तो ये क्या है? आपकी कारपोरेट शासन व्यवस्था है। सवाल ये है कि ये जो कारपोरेट शासन व्यवस्था होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि इसका एम्स क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो पारदर्शिता होनी चाहिए किसी कंपनी में, ठीक है ना। दूसरा, कंपनी की जवाबदेहिता होनी चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, कानूनी प्रावधानों के प्रति, संवैधानिक उद्देश्यों के प्रति, ये सब जो है जवाबदेहिता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी प्रकार का डाटा ना छुपाए या फिर क्रोनी कैपिटलिज्म ना खेले, या फिर जो है किसी प्रकार का जो है गुप्त रूप से ऐसे प्रोडक्ट ना बेचे जो है स्वास्थ्य पर या पर्यावरण के डायमेंशन से बेहद नुकसानदायक हों। फिर हितधारकों की रक्षा, जो इनसे शेयरधारक जुड़ा है, जो अंशधारक जुड़ा हुआ है, जो मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, उनके हितों की रक्षा, साथ ही साथ जो ग्राहक जुड़े थे हैं उनकी भी रक्षा और पर्यावरणों की भी हितों की रक्षा की जानी चाहिए। वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, सेवाओं की जो गुणवत्ता है, वो मेंटेन की जानी चाहिए। तो ये सब जो है कारपोरेट शासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखना जरा, कारपोरेट गवर्नेंस से जुड़े कुछ नैतिक तत्व। ये देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके नैतिक तत्व से लेकर के, ठीक ना, कि जो कारपोरेट शासन व्यवस्था होती है उसके नैतिक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। पहला, कि भाई जो अंशधारक या हितधारक या कंपनी के प्रति जो जुड़े हुए हैं कंपनी से, उनके प्रति कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। तो ये एक नैतिक मूल्य जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम सीएसआर कहते हैं, मतलब कि सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको कहते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं इसको। ये 2% टोटल जो है 3 वर्षों के लाभांश का दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान किया गया। यहाँ पर सीएसआर का मतलब सीधा सा है सामाजिक आर्थिक कल्याण से, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों से, या फिर कंपनी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे हितधारक हो, शेयरधारक हो, ग्राहक हो, कोई भी हो, उनके प्रति एक जो जिम्मेदारी दिखाता है वही क्या है? सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखना जरा, उचित कार्य तथा संस्कृति का विकास करना, ये नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। फिर पर्यावरणीय नैतिकता, भाई इसको इन्वायरमेंटल इथिक्स हमने पूरा डिटेल से बताया है। यहाँ पर जा करके आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है पर्यावरणीय नैतिकता पूरा डिटेल से मिल जाएगा। ये जो पर्यावरण के प्रति जब हम उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जब हम एक नैतिकता भरा जो है कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं अपने जीवन में, तो उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय नैतिकता कहा जाता है। तो ये नैतिक मूल्य जुड़ा, भाई कोई कंपनी अगर लग रही है तो आसपास के पर्यावरण को डैमेज कर सकती है, आसपास की जैव विविधता को डैमेज कर सकती है, वायु और जल को दूषित कर सकती है। तो एक पर्यावरणीय नैतिकता का प्रश्न उठता है। फिर लैंगिक समानता,
असमानता, आप देखते होंगे कि ज़्यादातर कंपनियां पुरुषों को ही जो है रोजगार देती हैं, महिलाओं को रोजगार देने से बचती हैं। इसके अलावा जो महिलाओं को रोजगार देती भी हैं, तो अगर पुरुष का पेमेंट 25,000 होगा तो महिलाओं का पेमेंट 15,000, तो एक असमानता होती है, लैंगिक भेदभाव होता है। तो ये समानता स्थापित करने को लेकर भी एक नैतिक मूल्य जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ कुछ कंपनियों का ये मानना है, ज़्यादातर कंपनियों का ये मानना होता है कि महिलाओं के जो है मासिक धर्म जो आते हैं, इनसे उनको जो है लीव लेना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, कंपनी का प्रोडक्शन बाधित होता है, प्रोडक्टिविटी खराब होती है। सो वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट महिलाओं के जो है रोजगार में नहीं लेती हैं। तो एक तो नैतिक मुद्दा जुड़ा हुआ होगा ना। फिर जवाबदेहिता तथा दक्ष प्रबंधन, ये जवाबदेहिता मतलब कि आपकी जो है क्या जिम्मेदारी है, जवाबदेहिता क्या है और दक्ष प्रबंधन उसका होना चाहिए, यहाँ से लेकर भी जो है नैतिक तत्व जुड़े हुए हैं। फिर कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध, आप देखते होंगे कि कोई कर्मचारी इस प्रकार अगर कंपनी में काम कर रहा है तो जैसे लगता है कि नहीं ये बधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। नहीं भाई, वो जो है आपके यहाँ 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है तो महज कुछ चंद पैसों के लिए कार्य कर रहा है, और बाकी उसका अगर पूरे जीवन पर उसकी कंपनी का पूरा बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो उसके मानवीय जीवन के लिए काफ़ी खतरा होगा। तो ऐसा है कि कंपनी कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध अपनाया जाना चाहिए, उनके पेमेंट को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सुरक्षा को लेकर के, है ना, कई प्रकार की जो है सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। फिर नैतिक तथा कानूनी मापदंडों का पालन करना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे कोई भी जो है कंपनी अधिनियम 2013 है, 1956 है, जो भी कंपनी अधिनियम के प्रावधान हैं उसको जो है, अभी तो नया एक आ गया है कंपनी अधिनियम अपडेट किया गया है, तो वो जो है कानूनी प्रावधानों को जो है मापदंडों को पालन किया जाना चाहिए उस जो है उद्योग या कारखानों या कंपनियों के द्वारा। फिर मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, भाई ऐसा है कि वहां पर महिला भी कार्य कर रही है, गरीब भी काम कर रहा है, अमीर भी काम कर रहा है, तो एक जो है किसी कंपनी को के प्रति किसी व्यक्ति की अगर कोई शिकायत हो तो एक ऐसा निवारण तंत्र होना चाहिए कि जहां पर जा करके वो जो है इसकी शिकायत कर सके और मामले का समाधान निकाला जा सके। फिर कंपनी की गोपनीयता, देखिए कोई भी अगर कंपनी में कार्य कर रहा है तो कंपनी की गोपनीयता बना के रखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके शेयर से हो सकता है कि कंपनी दिवालिया के शिकार पे ना चली जाए, कंपनी डूब ना जाए, रुग्णता कंपनी में ना आ जाए, तो इसलिए कंपनी की जो है गोपनीयता बना के रखनी चाहिए। हालांकि उन गोपनीयताओं को ना बना के रखना चाहिए जो है समाज और जो है किसी को जो है स्वास्थ्य स्तर पे या पर्यावरण स्तर पे जो है वो नुकसान पहुंचाए, ऐसी गोपनीयता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखना जरा, कारपोरेट शासन जो व्यवस्था होती है उसमें किन किन चीजों की उपस्थिति या संतुलन हमको दिखाई पड़ता है। पहली बात तो नैतिक तत्वों की उपस्थिति होना बेहद अनिवार्य है। दूसरा कि कंपनी के प्रशासक, शेयरधारक, ग्राहक, समाज सभी को लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है ना। फिर ये गांधी जी के जो है न्यासी सिद्धांत मतलब ट्रस्टी सिद्धांत के अनुरूप दिखाई पड़ता है कारपोरेट शासन व्यवस्था। अच्छा, गांधी जी का जो न्यायिक सिद्धांत था वो किस चीज़ों पर आधारित था कि भाई सोशियो इकोनॉमिक जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, पूंजी का उपयोग समाज के हित में होना चाहिए, पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य जो है संतुलन स्थापित होना चाहिए। देखिए पूंजीवाद समाजवाद को आपको जानना है तो आप इकोनॉमी वाले जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमने पूरा डिटेल से क्लास लिया हुआ है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो ऐसा जो गांधी जी का न्यासी सिद्धांत है इसके अनुरूप भी हमको कारपोरेट शासन व्यवस्था दिखाई पड़ती है। फिर कह रहा है कि आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के बीच जो है संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो है कारपोरेट शासन व्यवस्था में हमको दिखाई पड़नी ही चाहिए। फिर कारपोरेट शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, भाई इसका एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि का प्रयास। ठीक है ना, ए। दूसरा, संवैधानिक तथा सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना। तीसरा, कारपोरेट धोखाधड़ी, क्रोनी पूंजीवाद इत्यादि को रोकना। फिर सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करना। फिर क्या है, निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना व कंपनी के प्रदर्शन, जवाबदेहिता व पारदर्शिता में वृद्धि द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना। तो ये कुछ जो है कंपनी या कारखानों या जो है कारपोरेट शासन के जो है उद्देश्य होते हैं। आते हैं नेक्स्ट देखना जरा, कह रहा है कि कारपोरेट गवर्नेंस के लाभ क्या हो सकते हैं। भाई इसके लाभ क्या हो सकते हैं उसको जरा हम तो अब देखिए इसका हम इम्पोर्टेंस पढ़ लिए हैं ना, तो हमको पता चल गया कि भाई इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो पहला कि निवेशकों के मध्य विश्वास बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी के प्रदर्शन, जवाबदेहिता व पारदर्शिता में वृद्धि
फिर उपभोक्ताओं, हितधारकों तथा अंशधारकों के मध्य जो है विश्वास बढ़ेगा। तीसरा कि कंपनी की समृद्धि हो सकेगी। इन सब माध्यम से देखिए निवेश बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, लोग जुड़ेंगे कंपनी से, तो जायज़ है कि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर होगा। कंपनी में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर निष्पादन तथा गुणवत्ता बेहतर होगी। फिर उसके बाद कंपनी की साख तथा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, अखंडता जैसे नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी। एक कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये सब कंपनी के भीतर सारी चीज जो है बेहतर होने वाली हैं। किससे? कारपोरेट गवर्नेंस के लाभ से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखना जरा, सर्वोत्तम मानव पूंजी। अच्छा, मानव पूंजी क्या होता है? मानव पूंजी जब किसी मानव को जो है पूंजी योग्य बनाया जाए, मतलब कि जो है मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर नैतिक शिक्षा दे करके जो है एक बेहतर एक इकोनॉमिक कंडीशन से उसको खड़ा कर दिया जाए। इस स्थिति में कि नहीं, अब ये कहीं पर भी रहेगा तो रोजगार कर लेगा, अपनी आजीविका चला लेगा, राष्ट्र में जो है विकास में बेहतर पार्टिसिपेट करेगा, वो क्या होती है? मानव पूंजी होती है। तो वही कह रहा है कि सर्वोत्तम मानव पूंजी को उत्कृष्ट करता है, प्लस कंपनी की उत्पादकता व गुणवत्ता को ये बढ़ाएगा, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंस या लाभ के रूप में हमको ये कारपोरेट गवर्नेंस की जो है दिखाई पड़ती हैं। फिर आपका एक है CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पे लिखा है, इसको ज़रा देखना क्या है। ये सीधा सा है कि जब कंपनी का ग्राहकों के प्रति, प्रबंधन के प्रति और जो निवेशक हैं उनके प्रति, हितधारकों के प्रति, अंशधारकों के प्रति एक जिम्मेदारी हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व उनका हो, तो उसी को हम CSR कहते हैं। पढ़ना जरा इसको। कह रहा है कि भारतीय समाज में न्यासिता मतलब ट्रस्टीशिप, दान, करुणा, कल्याण की परंपरा लंबे समय से बनी हुई है, जो गांधी जी के न्यासी सिद्धांत के अनुकूल है। CSR भी इसी का एक भाग है। तो CSR क्या है? एक प्रकार का जान लीजिए कि कल्याण, दान, परंपरा पर आधारित एक प्रकार का पार्ट होता है, जो समाज के हित से, जो कर्मचारियों के हित से, जो अंशधारकों और हितधारकों के हित से जो है, अंशधारकों और जो है शेयर धारकों के हित से जो है जुड़ा हुआ होता है। बस यही हो आपका CSR होता है। कंपनी के 3 वर्षों के लाभांश का 2% निकाल दिया जाता है, ऐसा जो है कंपनी अधिनियम 2013 बोलती है। मतलब कि जो CSR होता है वो जो है कुल लाभ का 2% दिया जाता है, ताकि जो है वो पर्यावरण के लिए और अपने ग्राहकों के लिए और समाज कल्याण के लिए कार्य कर सके वो कंपनी, ठीक है। ये देखना जरा, CSR को हमने पूरा डिटेल से ले लिया है ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। आते हैं, किसी भी औद्योगिक संस्थान व निगम द्वारा अपने सभी पक्षकारों जैसे संस्थापक, निवेशक, कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय समाज, पर्यावरण के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व से होता है। CSR क्या होता है? तो भाई जितने भी कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं, निवेशक हैं, संस्थापक है, स्थानीय समाज है, पर्यावरण है, उसके प्रति हमारी जो है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक उत्तरदायित्व क्या है, वही आपका CSR होता है, ठीक है। CSR सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए लाभ कमाने की भावना। भैया सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय चीजों को ध्यान में रख करके आप लाभ कमाइए, क्या है? CSR है। फिर भारत में CSR की अवधारणा, कंपनी अधिनियम 2013। ये देखिए, एक बार इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रारंभिक परीक्षा में कि जो CSR दिया जाता है वो किस कंपनी अधिनियम के तहत? 2013 की कंपनी के अधिनियम। कितना दिया जाता है? तो वो 2% CSR निर्धारित किया गया है। इसको पढ़ना जरा। भारत में CSR की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा लागू की गई, जिसमें जिन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया से अधिक हो या कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपया से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो तो उनके मतलब उन कंपनियों के 3 वर्षों के शुद्ध लाभ पर 2% CSR निर्धारित किया जाता है या होता है। तो ये आपका हमने CSR देखा। CSR के उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे अजीज प्रेम जी हैं, मतलब कि इंडिया के बड़े ही फिलंथ्रोपिस्ट व्यक्ति हैं, बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं। इनके द्वारा जो है कई हजार करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपया जो है दान दिया जाता है। इनके द्वारा एक एजुकेशन चलाया जाता है, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन एजुकेशन। एकदम जान लीजिए कि जो है ये ट्रस्टशिप पर आधारित है, ट्रस्टी एजुकेशन है, बेहतर है, ये उदाहरण हो सकता है। टाटा कैंसर अस्पताल आप देख ही सकते हैं। बजाज फाउंडेशन का जो है जल संरक्षण कार्यक्रम, ये बेहतर है, CSR का उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम बूथ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो ये भी जो है CSR का बेहतर उदाहरण है।
आते हैं नेक्स्ट पे देखना जरा CSR की लाभ या महत्व। हमने भाई CSR की पूरी फिलॉसफी जब समझ ली है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आराम से हम जो है चाहे वो निगेटिव फैक्टर हो या पॉजिटिव फैक्टर हो, सारा कुछ हम बता सकते हैं। तो पहला है कि संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति। ऑफ कोर्स संवैधानिक मूल्य क्या हो सकते हैं कि जो है संवैधानिक मूल्य सामाजिक आर्थिक जन कल्याण को सुनिश्चित करना, तो ये मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। पर्यावरणीय हितों की रक्षा करना, सामाजिक हित तथा परोपकार सुनिश्चित हो सकता है, कंपनी को लाभदायी तथा चिरस्थायी बनाने में मदद करता है ये CSR। फिर कंपनी के प्रति लोगों की सद्भावना तथा विश्वास बढ़ेगा, लोग निवेश करेंगे, लोग उससे जुड़ेंगे। कंपनियों में कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विश्वास तथा उत्पादकता, विश्वास कर्मचारियों का बढ़ेगा तो वो मेहनत ज़्यादा करेंगे तो उत्पादकता कंपनी की बढ़ेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन जैसे कल्याणकारी कार्यों में निवेश हो सकेगा। दयालु पूंजीवाद में वृद्धि होती है, उदाहरण के रूप में अजीज प्रेम जी ले सकते हैं आप। मेंस का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे कारपोरेट शासन व्यवस्था, यहाँ कारपोरेट शासन व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है ना। कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या है? भारत के द्वितीय क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, द्वितीय कर लीजिए, द्वितीय क्षेत्र के विकास तथा मानव कल्याण से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये आपको चर्चा करनी है, UPPCS क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको हम CSR कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? यह धाड़ी तथा सामाजिक आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंध रखता है, व्याख्या करें। ये भी UPPCS का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 5वां वाला बैलूम आपका आज इंड हो गया, सोमवार से 6ठा वाला बैलूम आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 8 बैलूम हैं, आने कितने हैं? 200 अंकों के। लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं। जो इसमें इथिक्स में चढ़ा ले गया, GS 4 पेपर में, GS 5 में और GS 6 पेपर में, ये जान लीजिए कि 100% निबंध में थोड़ा सा लिख ले गया, 100% उसका सिलेक्शन फिक्स है। 920 पोस्ट है, कम नहीं है। ये जान लीजिए कि ये तीनों पेपर निबंध जो भी वर्क कर ले गया वो बेहतर कर ले जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, परसों मिलते हैं, मतलब मंडे को, 6ठे वॉल्यूम के साथ। थैंक यू सो मच।